हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, हम लोग अलग अलग कमीशंस और कमिटीज़ की रिकमेंडेशंस को पढ़ रहे थे कि उन कमीशंस और उन कमिटीज़ ने सेंटर स्टेट रिलेशंस के आस्पेक्ट में क्या क्या बोला। और अभी तक जितनी भी कमीशंस और कमिटीज़ हमारे सामने आई हैं, जैसा कि हमने शुरुआत करी थी फर्स्ट एआरसी से। फर्स्ट एआरसी को सरकार ने ही, केंद्र सरकार ने ही उसको बनाया, उसका गठन करा, लेकिन एक सिंगल बात भी उसकी नहीं मानी और नज़रअंदाज कर दिया केंद्र सरकार ने। राजा मन्नार कमेटी बनी। ये एक रीजनल लेवल पर तमिलनाडु सरकार के द्वारा बनाई गई एक कमेटी थी, लेकिन इसकी रिकमेंडेशंस जो है, अगेन जो फेडरलिज्म का एस्पेक्ट है नेशनल लेवल पर, उसको उसके ऊपर रिकमेंडेशन देने के लिए बनाई गई थी। अगर इसकी रिकमेंडेशंस को मान लिया जाता है तो फेडरलिज्म का प्रिंसिपल नेशनल लेवल से प्रभावित होता। डेफिनेट सी बात है, फेडरलिज्म का प्रिंसिपल नेशनल लेवल का ही टॉपिक होता है, रीजनल लेवल का टॉपिक नहीं होता। लेकिन राजा मन्नार कमेटी के ऊपर भी केंद्र सरकार ने कुछ भी नहीं करा। अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन के ऊपर भी केंद्र सरकार ने चुप्पी साधी। वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम की भी एक भी बात को नहीं माना। अब हम जानते हैं सरकारिया कमीशन के बारे में। सरकारिया कमीशन जो है, अगर आप करंट अफेयर भी कभी उठाकर पढ़ोगे, मान लो आप 12 मैगजीन पढ़ते हो, 11 मैगजीन पढ़ते हो, एक साल की विजन आईएएस की, करंट अफेयर की या किसी भी इंस्टीट्यूट की, उसके अंदर हर 3 महीने में एक बार गवर्नर का आर्टिकल आता है या फिर किसी भी चीज का एक आर्टिकल आएगा, तो उसके अंदर सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन आपको करंट अफेयर में हर 2.5-3 महीने में देखने को मिल जाएगी। लेकिन करंट अफेयर से बेटर ये है कि आप इसकी स्टैटिक नॉलेज को ग्रैब करो। तो बात करते हैं सरकारिया कमीशन की। बात है साल 1983 की, जब केंद्र सरकार ने एक 3 मेंबर कमीशन का गठन करा, जिसने रिकमेंडेशन देनी थी सेंटर स्टेट रिलेशंस पर। इसके जो चेयरमैन थे वो थे आर एस सरकारिया। ये एक रिटायर्ड जज थे उस टाइम के सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। और इन्हीं की अध्यक्षता में कमीशन बनी थी, तो इस कमीशन का नाम हुआ सरकारिया कमीशन। बाकी हम लोगों ने अभी यहां पर ये देखा ना कि ये एक 3 मेंबर कमीशन थी। अध्यक्ष कौन इसके, चेयरमैन कौन, आर एस सरकारिया, जो कि एक रिटायर्ड जज है सुप्रीम कोर्ट के। बाकी 2 मेंबर्स कौन, बी शिवारमन और एस आर सेन वर द अदर 2 मेंबर्स ऑफ द सरकारिया कमीशन। अब कमीशन का मैंडेट क्या था, उसको करना क्या था, सरकारिया कमीशन को क्यों गठन करा गया था इसका। इसको बोला गया था कि तुम एग्जामिन करो, रिव्यू करो कि जो एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट्स हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में, वो किस तरीके से वर्क कर रही हैं सारे स्फीयर में, हर एक एरिया ऑफ वर्क में। चाहे अब सारे स्फीयर क्या होते हैं आपने इस चैप्टर के अंदर जान लिया। जनरली हम सेंटर स्टेट रिलेशंस को 3 ब्रॉड एस्पेक्ट्स में डिफाइन कर सकते हैं: एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, लेजिस्लेटिव रिलेशंस और फाइनेंशियल रिलेशंस। एग्जीक्यूटिव मतलब ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस है, मतलब बेसिकली वो, ठीक है। तो इस कमीशन ने सेंटर स्टेट रिलेशंस के हर एक मुद्दों के ऊपर, इसको बोला गया कि हर एक मुद्दे के ऊपर बात करना। मैंने आपको बताया लेजिस्लेटिव रिलेशंस, एग्जीक्यूटिव या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस और फाइनेंशियल रिलेशंस। और ये भी रिकमेंड करने को बोला गया कि अच्छे से स्टडी करना और रिकमेंड करना कि क्या क्या चेंजेस आने चाहिए और क्या क्या मेजर्स अपनाने चाहिए, जिसकी वजह से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में अलग अलग एस्पेक्ट को लेकर जो रिश्ते हैं वो मजबूत बने, जिसकी वजह से अल्टीमेटली फेडरलिज्म का कंसेप्ट जो है वो मजबूत बने। इनिशियली इसको 1 साल का समय दिया गया था अपना काम कंप्लीट करने के लिए, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के ऊपर स्टडी करके रिकमेंडेशन देने के लिए। लेकिन इसका टर्म जो है 4 बार एक्सटेंड करा गया, 4 बार। अब ऐसा क्यों, उसने कमीशन ने बोला होगा, जब भी कमीशंस का गठन करा जाता है और कमीशन जब एक्सटेंशन के लिए समय मांगती है केंद्र सरकार से, ऐसा बहुत बार होता है। आप अगर अखबार पढ़ोगे, करंट अफेयर पढ़ोगे, आपको जानने को मिलेगा अखबारों की सुर्खियों में कि इस कमीशन को इस महीने तक इस पर्टिकुलर ईयर में अपनी रिकमेंडेशन देनी थी, लेकिन उसने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करा और केंद्र सरकार ने उसको एक्सटेंशन जो है वो दे दिया। देखो, जब भी कोर्ट की बात आती है ना, कोर्ट आपको एक्सटेंशन कम देता है, वो कतराता है किसी भी चीज में एक्सटेंशन देने से। जैसे कोर्ट ने अभी क्या बोला, अभी क्या आजकल मुद्दा क्या चल रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मुद्दा चल रहा है। अगर आप क्या कहते हैं न्यूज़पेपर पढ़ोगे या फिर टीवी वगैरह देखोगे, आपको पढ़ना नहीं है, देखना नहीं है, मैं एक बता रहा हूँ बस आपको। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मुद्दा चल रहा है, जिसमें सीजीआई
पीछे ही पड़ गई है एसबीआई के, ठीक है, पीछे ही पड़ गए हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो हैं वो उसकी लिस्ट रिलीज करो। तो उन्होंने लिस्ट रिलीज करी, अब वो कह रहे हैं कि नाम रिलीज करो। कोर्ट एक्सटेंशन नहीं देता अपने कामों में, बार बार सीजीआई जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के लिए और एसबीआई के पीछे जो है वो पड़े हुए हैं हाथ धोकर। लेकिन जब केंद्र सरकार की बात आती है और किसी कमीशन या कमेटी के रिकमेंडेशंस की बात आती है, उसके मैंडेट की बात आती है, उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस की बात आती है, जब भी वो एक एक्सटेंशन मांगते हैं, या आपको जर्नल तरीके से बता रहा हूँ ताकि आपकी जीएस पेपर 2 का जो गवर्नेंस का टॉपिक है उसमें भी आपकी मदद हो जाए, हमेशा उनको उस एक्सटेंशन के लिए परमिशन मिल जाती है और एक्स्ट्रा समय दे दिया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार का क्योंकि ये मानना होता है जब काम करके ही दे रहे हो तो आधा अधूरा काम करके मत देना, अच्छे से ही करके देना। तो 4 बार इसको एक्सटेंशन मिली, यानी कि 4 साल और बाद जाकर असेंबली रिपोर्ट जो है वो दी। कमीशन का गठन देख लो हुआ था 1983 में, और इसको रिपोर्ट अपनी देनी थी 1 साल के अंदर अंदर, 84 तक रिपोर्ट देनी होगी, लेकिन फाइनली 88 में दी गई 4 साल का, क्योंकि मतलब 4 बार का एक्सटेंशन मिल गया था इस वजह से। खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जनरल हमने बातें करी और जानते हैं सरकारी कमीशन के बारे में। इस कमीशन ने बोला क्या, सबसे पहले एक इसका ओवरव्यू जानते हैं। इस कमीशन का कहना यह था, इट डिड नॉट फेवर स्ट्रक्चरल चेंजेस एंड रिगार्डेड एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स और प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू द इंस्टीट्यूशंस बेसिकली साउंड। इसने बोला कि कोई भी स्ट्रक्चरल चेंजेस जो हैं हमारी नज़रों में इट इज़ अ बिग नो। जो भी कुछ चल रहा है, जिस भी प्रकार के अरेंजमेंट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं फेडरलिज्म के, केंद्र सरकार राज्य सरकारों के रिश्तों को मजबूत करने के लिए जो कुछ भी हथकंडे चल रहे हैं वो बेसिकली सही हैं, साउंड है, लॉजिकली करेक्ट है। लेकिन इस कमीशन ने एम्फसाइज करा एक बात के ऊपर कि देयर इज अ नीड फॉर चेंजेस इन फंक्शनल और ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स। ठीक है, क्या बोला, स्ट्रक्चरल चेंजेस की तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन जो फंक्शनल एस्पेक्ट्स हैं, जो ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स हैं, उसमें चेंज करने की जरूरत है। स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ, आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी कि सर ये स्ट्रक्चर और फंक्शन हम डिफाइन कैसे करेंगे, समझाएंगे कैसे किसी को, या हम कैसे समझें, आपको आराम से बताता हूँ। स्ट्रक्चर में एक स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट का एग्जांपल देते हुए मैं आपको ये बता सकता हूँ कि संविधान के वेरियस आर्टिकल्स में, आर्टिकल्स को बाहर में जान दो, फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग केंद्र सरकार को इतना इतना पैसा राज्य की सरकारों के साथ बांटना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर सेस एंड सरचार्ज का पैसा अगर बांट दे केंद्र सरकार, थोड़ा सा ही बांटते वाली चाहे, राज्य की सरकारों की अच्छी खासी मदद हो जाएगी। ये एक स्ट्रक्चर है। लेकिन केंद्र सरकार को जो बातें बोली जाती है, केंद्र सरकार उस पर चुप्पी साध लेती है, उसके बहरे कान हो जाते हैं, आंखें अंधी हो जाती हैं। यानी कि फंक्शनल एस्पेक्ट में ये कमजोर है केंद्र सरकार। अब मैं पूरा ब्लेम, मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा था आपको, पूरा ब्लेम मैं केंद्र सरकार पे नहीं थोप रहा हूं। अगर हमारे देश में फेडरलिज्म वीक है, यानी कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों के रिश्ते अच्छे नहीं है, उसमें आप पूरा ब्लेम केंद्र सरकार को नहीं दे सकते हो। राज्य की सरकारें भी काफी हद तक रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि राज्य की सरकारें अच्छा खासा टैक्स कलेक्शन कर रही होती हैं, वो प्रॉस्परस होती हैं, उनको कोई डेवलपमेंटल नीड्स की कोई एज सच रिक्वायरमेंट नहीं होती है। केंद्र सरकार का कहना ये होता है कि जिन स्टेट्स को ज़्यादा नीड है हम उसकी तरफ ज़्यादा पैसा एलोकेट करें, ट्रांसफर करें। लेकिन क्योंकि वहाँ पर अपोजिशन की सरकारें होती है तो वो राज्य की सरकार केंद्र सरकार पर दबाव बनाती है। तो ये कहो कि सीधा कोई भी सीधा ये है और बुरे वो है, तो ऐसा कोई नहीं है। सब जलेबी की तरह यहाँ पर अपनी सीधी पॉलिटिक्स खेलते हैं when it comes to center state relations. ठीक है, तो it observed that federalism is more a functional arrangement for cooperative action than a static institutional concept. सरकारी कमीशन ये बोला कि फेडरलिज्म कोई एक ऐसी चीज नहीं है कि आप सिचुएशन लोगे ABC और उसके अंदर बोल दोगे ये होना चाहिए, आप सिचुएशन लोगे XYZ उसके अंदर बोल दोगे ये होना चाहिए। फेडरलिज्म सरकारी कमीशन के अकॉर्डिंग एक डायनेमिक एस्पेक्ट है, ना कि एक स्टैटिक इंस्टीट्यूशनल कंसेप्ट है कि आप हर जगह हर एक सिचुएशन में इसको अप्लाई कर दो सेम तरीके से। यस, वी रिक्वायर कोऑपरेटिव एक्शन फॉर दैट, यानी कि सेंट्रल स्टेट के बीच में हमें कॉपरेशन चाहिए, लेकिन फिर भी फेडरलिज्म एक डायनेमिक चीज है, ना कि वो स्टैटिक चीज है कि आप कोई भी सिचुएशनल अरेंजमेंट देखो और सेम तरीके से फेडरलिज्म को आप अप्लाई करने का वहां पर सोचो। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है फेडरलिज्म का एस्पेक्ट।
सरकारी कमीशन ने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया द डिमांड फॉर कर्टेलिंग द पावर ऑफ द सेंटर के मतलब अलग अलग कमीशन बेसिकली डिमांड कर रही थी ना, और राज्य की सरकारों को ये डिमांड थी कि सेंटर की पावर को कर्टेल करा जाए। अब ये कैसे होगा कर्टेल? विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल रिसोर्सेज, केंद्र सरकार के पास जितने आते हैं ज़्यादातर वो राज्य की सरकारों को बांटे। जैसे इसमें से वेस्ट बंगाल रेजोल्यूशन था, क्या था वो, 75% कितना बोल दिया था उसने, इनमें से किसी ने बोला था ना मोर देन 70% जो पैसा है वो हम वेस्ट बंगाल में था। हाँ ये रहा, इन्होंने बोला था ना आउट ऑफ द टोटल रेवेन्यू रेज बाय द सेंटर फ्रॉम ऑल द सोर्सेज 75% शुड बी एलोकेटेड टू द स्टेट्स। सरकारिया कमीशन ने एक बहुत लॉजिकल तरीके से बात करी। सरकारिया कमीशन न्यूट्रल व्यू पॉइंट रखा। उन्होंने बोला कि सेंटर की पावर को कटेल करना है, ज़्यादातर सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में होने चाहिए, कंकरेंट लिस्ट में होने चाहिए, कि यूनियन लिस्ट में कम होने चाहिए। मतलब जो भी डिमांड थी कि सेंटर की पावर को जिस भी हथकंडे से साम दाम दंड भेद लगाकर जैसे भी कंट्रोल करा जा सकता है, जो डिमांड थी सरकारी कमीशन ने बोला नहीं, इट आउटराइटली रिजेक्टेड, क्रिस्टल क्लियर तमाचा मार के मना कर दिया। और बोला क्या उन्होंने बोला, सरकारी कमीशन ने बोला कि एक स्ट्रॉन्ग सेंटर एक एसेंशियल फीचर है हमारे फेडरलिज्म का, ये एक सेफगार्ड है, एक बॉलवर्क है। मैं आपको अक्सर बताता आया हूँ पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट में, बॉलवर्क एक इंग्लिश टर्म होता है जिसका मतलब होता है एक प्रकार की आयरन वॉल। ठीक है, ठोस मजबूत आयरन वॉल, वॉल या फिर फोर्ट, एक किला, ऊंची दीवारें जिसकी हो, जिसको लांघना, जिसको क्रॉस करना, जिसको तोड़ के जाना इतना आसान नहीं होना चाहिए। इसको पॉलिटिकल साइंस में कई सारे राइटर्स यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आउट ऑफ द कंट्री से बता रहा हूँ, इंग्लिश बोलने वाले एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी हमारे देश में है, एक कांग्रेस के वो नेता हैं शशि थरूर, मिस्टर शशि थरूर का नाम आपने सुना होगा। उनकी इंग्लिश बहुत मतलब एक्स्ट्रॉर्डनरी इंग्लिश है उनकी, और बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स वो जानते हैं। इवन उनकी एक बुक है जो कि लिखी गई है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के ऊपर। तो क्या कहते हैं उसको, अगर आप एक पेज अगर उसका पढ़ोगे ना तो आपको गूगल से वर्ड मीनिंग को लेकर बैठना पड़ेगा। एक एक पैराग्राफ है, आपको कम से कम 40-45 बार गूगल को खोलना पड़ेगा उन टर्म्स को समझने के लिए, इतनी तगड़ी इंग्लिश लिखते हैं वो, जानते हैं वो। तो बॉलवर्क अक्सर बहुत सारे पॉलिटिशियंस या फिर अखबारों के अंदर आप पॉलिटिक्स रिलेटेड न्यूज़ देखोगे तो आप ये सुनोगे। मतलब ऐसी टर्म्स में आपको इसलिए फेमिलियर करवा रहा हूँ। आप ज़्यादा फ्लारी लैंग्वेज कभी भी मेंस आंसर राइटिंग में यूज़ मत करना। आप ये सोच रहे हो कि आपको बहुत अच्छी अंग्रेजी आती है, ज़्यादा अच्छी डिक्शनरी आप जानोगे। कई लोग ना, एक बात और करना चाहूँगा, कई लोग ना ये सोचते हैं वो हिंदी मीडियम से आए हैं और वो थोड़ा टाइम इंग्लिश को देंगे, रोज एक एक घंटा अखबार पढ़ेंगे। उनको घर पे किसी ने बेवकूफ़ ने बता दिया होता है कि अखबार पढ़ो और अपनी इंग्लिश सुधारो और अच्छे अच्छे टर्म्स को यूज़ करो। वो इंग्लिश ही पढ़ते रह जाते हैं, उनका कभी एग्जाम नहीं निकलता। ये यूपीएससी का एग्जाम आपकी नॉलेज प्रेजेंटेशन के ऊपर होता है। हल्की फुल्की गलतियां आपके एक्सप्रेशन स्किल्स में माफ करी जाती हैं, बस आप क्या कहना चाह रहे हो राइटर को ये वाली बात क्लियर हो जानी चाहिए। फिर चाहे वो डायग्राम हो चाहे टेक्स्ट हो। मैं 6 सेकंड के अंदर इस प्रकार से इंडिया का मैप जो है वो पेन से वो बना लेता हूँ। बस वो दिखना चाहिए कि इंडिया का मैप है। इंटरनल सिक्योरिटी, ज्योग्राफी रिलेटेड कुछ फिनोमेना मुझे बताने हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस अगर मुझे कुछ दिखाने हैं, इतना काफ़ी होता है। अब मैं वहाँ पर प्रॉपर वो करने बैठूंगा तो 8 मिनट में तो जितना आंसर लिखने का टाइम होता है मैं इंडिया का मैप ही बनाकर रह जाऊंगा। प्ले स्मार्ट। ठीक है, तो इट आउटराइटली रिजेक्टेड द डिमांड फॉर कर्टेलिंग द पावर्स ऑफ द सेंटर एंड स्टेटेड दैट ए स्ट्रॉन्ग सेंटर जो है वो एसेंशियल है नेशनल यूनिटी और इंटेग्रिटी को सेफगार्ड करने के लिए, विच इज बीइंग थ्रेटेंड बाय फिसिपेरियस टेंडेंसीज इन बॉडी पॉलिटिक्स। मतलब सरकारी कमीशन अच्छे से जानती थी ये फिसिपेरियस टेंडेंसीज इन बॉडी पॉलिटिक्स फ्रेज का मतलब ये होता है राज्य की सरकारों को कितना भी तुम खुश करना चाहो वो कभी खुश नहीं होने वाली। आप उनको कितना भी पैसा देकर अगर आप उनसे रिकमेंडेशन मांगोगे तो वो तो ये कहेंगे 100% जो पैसा है ना सेंटर का वो हमारे पास आ जाए, हम बांटेंगे सेंटर को। 100% जो पावर है वो हमारे पास आ जाए, सारे यूनियन लिस्ट तो जैसी कोई चीज ही होनी चाहिए, हम सेंटर को समझाएंगे तो उसे करना क्या है। लेकिन आप मुझे बताओ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सर्कमस्टांसेस या जिसको हम कहें कि एबनॉर्मल सिचुएशंस, ठीक है, लाइक आपातकालीन की स्थिति जब इमरजेंसी लग गई हो या फिर हमारी हमारी कंट्री का वॉर किसी और कंट्री के साथ अगर चल रहा हो, उस टाइम पर
ये तो चलो छोड़ दो कि राज्य की सरकारों के साथ बात ही नहीं करी जा सकती, नॉर्मल सिचुएशन में भी राज्य की सरकारों के साथ बातचीत करके हर एक डिसीजन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट लेने पे आ गई, 5 सालों का पता लगेगा कि 5 साल कहां चले गए। अल्टीमेटली फेडरलिज्म, ध्यान से सुनना मैं क्या लाइन बोल रहा हूं, अल्टीमेटली फेडरलिज्म सिर्फ एक पिलर है दोस्तों हमारे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का। सिर्फ फेडरलिज्म के बेसिस पर हमारा देश नहीं चल रहा है, ये वन ऑफ द प्रिंसिपल है, वन ऑफ द फाउंडेशन है डेमोक्रेसी के लिए, वन ऑफ द बोलवर्क है डेमोक्रेसी के लिए। लेकिन आप ये कहो सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ऐसा नहीं है, और भी प्रिंसिपल्स होते हैं। However, it did not equate strong center with centralization of power. सरकारी कमीशन ने बोला कि शायद से स्टेट के अंदर राज्य की सरकारों के मन में एक मिस इंटरप्रिटेशन हो रखी है, उनके मन में उनको ये लगता है जब भी हम बोलते हैं वी हैव फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, या फिर जब हम ये बोलते हैं वी हैव फेडरलिज्म विद यूनिटरी बायस, तो जो हमने सेंटर स्ट्रॉन्ग बना रखी है वो इसलिए बना रखी है ताकि हम नेशनल यूनिटी को और इंटेग्रिटी को सेफगार्ड कर सकें। स्ट्रॉन्ग सेंटर टर्म का मतलब सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर से रिलेटेड कतई नहीं है। अब जैसे श्रेया ने कल मुझे एक मैसेज भेजा था एनालिसिस का। श्रेया, आपने मुझे एक चीज बताई थी बहुत अच्छी है, मुझे काफी बढ़िया एक नई इनसाइट मिली थी उससे। श्रेया रिवीजन अपना कर रही होगी तो श्रेया ने जो टेबल ऑफ प्रेसिडेंस होता है लक्ष्मीकांत के पीछे उसको देखा, और उसमें ये बताया श्रेया ने कि जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, या फिर वो अलग अलग बात कर रही थी कि प्रेसिडेंट जो हैं वो गवर्नर से ऊपर हैं, या फिर जो चीफ जस्टिस हैं वो बाकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस से वो ऊपर हैं। लेकिन किसी भी आस्पेक्ट में जब हम लक्ष्मीकांत की थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें ये लिखा जाता है कि जो पार्लियामेंट है या स्टेट लेजिस्लेचर है, या फिर जो स्पीकर है या चेयरमैन है या स्पीकर है जो डिप्टी स्पीकर है, वो एक दूसरे से छोटे नहीं है बिल्कुल भी। अब अगर श्रेया ने बोला कि एजर्शन रीजनिंग वाले सर जो क्वेश्चंस आते हैं, अगर उसके अंदर पहली स्टेटमेंट ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस की दे दी जाए कि हमें ये बंदा ऊपर है ये नीचे, और नेक्स्ट लाइन दे दी जाए कि ये जो है इक्वल पावर शेयर नहीं करते हैं या फिर ये इससे छोटा है, तो श्रेया ने मुझसे पूछा था आपका आंसर क्या होगा इस चीज में। मैंने गलत आंसर दिया था, तो श्रेया ने मुझे उस टाइम पर करेक्ट करा कि नहीं देखो, लक्ष्मीकांत की थ्योरी के अंदर ये लिखा हुआ है पार्लियामेंट के चैप्टर के अंदर, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस से कैसे भी करके हम ये इंटरप्रेट नहीं कर सकते हैं कि ये इस चीज में थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो वो अच्छा क्वेश्चन आपने फ्रेम करा था श्रेया, प्राउड ऑफ यू, गुड इनसाइट। तो इट ऑब्जर्व दैट ओवर सेंट्रलाइजेशन लीड्स टू ब्लड प्रेशर एट द सेंटर एंड एनीमिया एट द पेरिफेरी। एनीमिया क्या होता है? खून की कमी, राइट? और ब्लड प्रेशर इतना बढ़ जाना कि नाक से खून निकल जाना। अगर सेंट्रलाइजेशन, सरकारी कमीशन ने बोला अगर हम ओवर सेंट्रलाइजेशन कर दें, ठीक है, तो इसकी वजह से सेंटर लेवल पर ब्लड प्रेशर यानी कि पूरी पावर वहीं केंद्रित हो जाएगी। ठीक है, और पेरिफेरी में, मतलब पेरिफेरी यहां पर क्या है, प्रोविंशियल लेवल पर, स्टेट्स के लेवल पर देयर विल बी एनीमिया, खून की कमी। खून की कमी यानी कि पावर की कमी, फंक्शंस की कमी। लेकिन सरकारी कमीशन ने क्रिस्टल क्लियर ये बोला कि ऐसा मत समझो कि हमने सेंटर को स्ट्रांग बना रखा है तो हमने पावर जो है वो केंद्र सरकार के हाथ में केंद्रित कर रखी है, ऐसा नहीं है। तो सरकारी कमीशन ने लगभग 247 रिकमेंडेशंस जो है वो दी थी कि सेंटर स्टेट रिलेशंस कैसे इंप्रूव हो सकते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप में से कुछ लोग फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो मेरे साथ लक्ष्मीकांत को, या फिर आप लोगों ने शुरू के लेक्चर से नहीं देखना शुरू करा है, कोई बात नहीं, हर एक चैप्टर फ्रेश होता है। आप किसी भी चैप्टर में कूद कर आ जाओ मेरे साथ, आपको कुछ ना कुछ पक्का समझ में आ जाएगा। एक बात बताना चाहूंगा यहां पर, ऐसा नहीं है, सारे लोग सुन लो ये वाली बात, ऐसा नहीं है कि सरकारी या कमीशन की रिकमेंडेशंस अगर आप इस चैप्टर में पढ़ रहे हो तो ये पूरी है रिकमेंडेशंस। आप कहोगे हाँ सर, बट ऑब्वियसली बात है यहां पर लिखा तो है 247। मेरा कहने का मतलब ये है कि 247 रिकमेंडेशंस हमारे यूपीएससी की जर्नी के लिए हमें नहीं पढ़नी है। हाँ, हम इसमें क्या कर रखा है, हमें क्या करना है, लक्ष्मीकांत के हर एक अलग अलग चैप्टर में जहां पर सरकारी कमीशन की रिकमेंडेशंस जरूरी है, लक्ष्मीकांत ने उसको उसी जगह पर लिख रखा है। सिमिलर टू जब मैंने आपको जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस की बुक स्टार्ट करवाई थी, गवर्नेंस का पोर्शन स्टार्ट करवाया था,
मैंने आपको वहां पर बताया था कि यूपीएससी के बच्चों को एआरसी की रिपोर्टें पढ़नी होती हैं, 11 रिपोर्टें हैं और उसका कंटेंट 4000 से 5000 पेजों का है, ठीक है। लेकिन वो काम इंस्टीट्यूट्स ने, और जो हमारे पास बुक है जैसे स्टडी आईक्यू वाली बुक्स हम पढ़ रहे हैं, रेलेवेंट जगह पर, रेलेवेंट चैप्टर में, रेलेवेंट पैराग्राफ में जो सेकंड ईआरसी की रिकमेंडेशन जरूरी है उन्होंने वहां लिख दी है। हमें खुद से बाजार से रिपोर्ट लाकर या किसी वेबसाइट से डाउनलोड करके ये रिपोर्ट्स नहीं पढ़नी होती हैं। पूरी यूपीएससी की जर्नी में आप सिर्फ एक काम कर सकते हो, एक बार के लिए पूरा बजट पढ़ो, एक बार के लिए पूरा इकोनॉमिक सर्वे पढ़ो। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना होता। वो भी अगर आजकल जो इंस्टीट्यूट्स हैं आपको क्रक्स दे दें, उसकी जिस्ट दे दें, इट इज मोर देन इनफ, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना, मैं आपको वही बता रहा हूं कि आप सरकारी या कमीशन के यहां से नोट बना लो, 20 रिकमेंडेशन है, इसी को रट्टा मार के मैं जाऊंगा। आप गवर्नर का चैप्टर खोल लो, और भी चैप्टर्स खोल लो, गवर्नेंस की बुक पर आओ, सरकारी या कमीशन की रिकमेंडेशन इन 20 के अलावा भी आपको नहीं मिलेगी। पॉइंट ये है कि आपको कौन से रिकमेंडेशन कहां यूज करनी है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस। लेकिन ये रिकमेंडेशंस हम कौन से कंटेक्स्ट में पढ़ने जा रहे हैं? हाउ टू इंप्रूव सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। सरकारी कमीशन ने इस कंटेक्स्ट में क्या बोला? हमारे कोर्स में हमें जो याद करनी है वो 20 बात याद करनी है, 20 ही है ना, हाँ 20 बात याद करनी है हमें, ठीक है। नंबर 1, सरकारी कमीशन ने फाइनली ये बोल दिया, और इसके ऊपर हर एक कमीशन, हर एक कमिटी, आप देखते ही आ रहे थे प्रीवियस लेक्चर से कि उसने बोला कि एक इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो सेटअप होनी चाहिए, ठीक है। अब परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल कॉल्ड द इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल शुड बी सेटअप अंडर आर्टिकल 263। अब बाकी जो अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन है, वेस्ट बंगाल रेजोल्यूशन है, वो लोग ना एक्सट्रीम की बात, एक्सट्रीमिटी में जाकर बातें कर रहे थे। सरकारी कमीशन ने एक बैलेंस्ड व्यू पॉइंट अपनाया। एक्चुअली क्या कि चेयरमैन से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। चेयरमैन एक रिटायर्ड जज थे सुप्रीम कोर्ट के, तो वो जानते हैं कि उनके सामने जीवन भर में क्या कैसे केसेस आते हैं, सेंट्रल स्टेट के क्या दिक्कतें होती हैं। तो एक्सट्रीम व्यू पॉइंट लेना सरकार को सजेस्ट करने के लिए, उससे कुछ होने नहीं वाला। और ये जो मिस्टर सरकारिया थे, उनको ये भी चीज़ बहुत अच्छे से पता थी कि पास्ट में ऐसी कमीशन, ऐसी कमेटी रिकमेंडेशन सरकार को दे चुकी है। केंद्र सरकार को अगर उनकी बात माननी होती कि केंद्र सरकार की इस प्रेसिडेंट रूल की पावर को हटाई दो, इमरजेंसी की प्रोविजंस को हटा दो, ठीक है, इसको पूरी तरीके से जो तुम्हारे पास पैसा होता है 75% हमें दे ही दो। तो सरकारी कमीशन को पता था इस तरह की एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स अगर हम देंगे, रिकमेंडेशंस अगर हम देंगे, केंद्र सरकार को अगर मानना होता तो 10 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले और भी कमेटी कमीशन उनको रिकमेंडेशन दे चुकी हैं। उन्होंने आउटवर्डली रिजेक्ट कर दिया। सरकारी कमीशन एक बहुत अच्छी कमीशन इसलिए मानी जाती है, इसने सटीक बात करी केंद्र सरकार से कि 247 रिकमेंडेशंस स्पेशल रिक्वेस्ट करी थी सरकारिया कमीशन के चेयरमैन ने, मिस्टर सरकारिया ने, केंद्र सरकार से कि आप इस सभी रिकमेंडेशंस को पढ़ना, इसको अप्लाई करने के बारे में सोचना। ये बेस्ट रिकमेंडेशंस हैं हमारी तरफ से प्रेजेंट मूवमेंट को, कंटेम्प्रेरी सिचुएशंस को देखते हुए, जब 1980 का दशक जो है वो खत्म होने वाला था। खत्म होने वाला है क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसने 88 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, ठीक है। आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल जो है, इट शुड बी यूज वेरी रेयरली। स्पेरिंगली का मतलब होता है रेयरली, एंड इन एक्सट्रीम केसेस एज अ लास्ट रिजॉर्ट। अब बाकी क्या बोल रहे थे कि हटाई दो प्रेसिडेंट रूल की पावर, केंद्र सरकार के पास होनी नहीं चाहिए। इसने बोला, दो चार बातें बोली, वेरी रेयरली, ओनली इन एक्सट्रीम केसेस, एंड एज लास्ट रिजॉर्ट। और कब ये तीनों चीजें? कब? वेरी रेयरली, एक्सट्रीम केसेस में, लास्ट रिजॉर्ट। ये तीन हथकंडे कब? जब सारे ऑल्टरनेटिव फेल कर गए हों केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकारों को समझाने के लिए कि हमारे दिए हुए डायरेक्टिव को अप्लाई कर लो, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी को फेल ना करो, क्योंकि इन्हीं दो कंडीशन में प्रेसिडेंट रूल लगता है। लेकिन यहां पर बात आर्टिकल 356 की हो रही है, तो हम एक ही बात को मान के चलते हैं पहले कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी स्टेट के अंदर फेल हो गई है। बिना उनकी बात सुने, बिना उनका जय भली वहां पर ऑपोजिशन पार्टी क्यों नहीं है जो कि आपकी पार्टी से अलग है, आपकी पार्टी से भिन्न है, लेकिन एक बार के लिए उनको मौका दो, एक बार के लिए उनकी बात सुनो। क्योंकि इस चक्कर में होता क्या है, जो व्यवस्था होती है राज्य की वो चरमरा जाती है, अल्टीमेटली जनता सफर करती है, एंड इलेक्शंस आर अ कॉस्टली बर्डन ऑन द स्टेट अफेयर्स एज वेल एज फॉर स्टेट जीडीपी एंड नेशनल जीडीपी। तीसरी चीज, बाकी क्या बोल रहे थे, ऑल इंडिया सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस एंड आईएफओएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, उसको एबॉलिश ही कर दो। इसका क्या मानना था? जो इंस्टीट्यूशन है ऑल इंडिया सर्विसेज का, जिसके अंदर 3 सर्विसेज आती हैं, आईएएस,
IPS IFOS, इट शुड बी फर्दर स्ट्रेंथन। देख रहे हो, यूटर्न मारा, इट शुड बी फर्दर स्टैंडर्ड, और कुछ ऐसी सर्विसेज और क्रिएट होनी चाहिए। इसकी बात मैंने आपको बहुत अच्छे से चैप्टर के अंदर बताई थी। बात चल रही है अभी करेंटली इंडियन एजुकेशन सर्विस की, ठीक है, इंडियन इंडियन जुडिशियल सर्विस की, एक और बताई थी मैंने आपको, इंडियन हेल्थ सर्विस की। और मैंने आपको एक पर्सनल सुझाव भी दिया था कि कल को अगर ऐसी कोई नई सर्विस क्रिएट होती है और आपका यूपीएससी का एग्जाम निकल जाता है, आप फर्स्ट प्रेफरेंस में उसी को चुनो। फ्रेश सर्विस होगी तो आपके बहुत चांसेस है कि आप उस सर्विस में जाते जाते डायरेक्टर या चेयरमैन बन जाओ अपने बोर्ड के। रेस्टोडरी पावर जो है टैक्सेशन की, दे शुड कंटिन्यू टू रिमेन विद द पार्लियामेंट। रेस्टोडरी पावर किसकी, पूरी लाइन सुन लेना, रेस्टोडरी पावर ऑफ टैक्सेशन। याद है कुछ नए तरीके का टैक्सेशन, हमने इस चैप्टर के अंदर एक यूनिक वर्ड भी जाना था, रेस्टोडरी टैक्सेशन। कोई भी ऐसा नया टैक्स जो कि कहीं पर भी लिखा नहीं है और उसको नया अगर लेकर आना है ना। वाइल दूसरी जो रेस्टोडरी जो पावर्स हैं वो कंकरेंट लिस्ट में ही रहनी चाहिए। उसके बाद जब प्रेसिडेंट जो है स्टेट बिल को साइन करने के लिए उनको अपना जब एसेंट देना है, अगर वो उसको विदहोल्ड कर ले, द रीजन शुड बी कम्युनिकेटेड टू द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अब इससे होगा क्या, ये एक टाइम सेविंग मेथड बन जाएगा। राज्यपाल जो होते हैं, गवर्नर जो होते हैं, वो विदहोल्ड कर लेते हैं कुछ बिल्स को कि हम राष्ट्रपति से इसके ऊपर हस्ताक्षर करवाएंगे, सिग्नेचर करवाएंगे, राइट, ऐसे ही होता है। उसके बाद राज्यपाल का यानी कि गवर्नर का कुछ लेना देना नहीं होता फिर उस बिल से। जो भी कुछ भी करना है, वापस भेजना है, उसको लटका कर रखना है, उसको साइन करना है, आउटराइट रिजेक्ट करना है, ये सारा हक किसके पास आ जाता है, ये सारी पावर किसके पास आ जाती है, राष्ट्रपति के पास आ जाती है, राइट। अब उस केस में अगर मान लो कि आउट ऑफ द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स के जो प्रेसिडेंट के पास बिल गया तो उसके साथ उनको करना क्या है, अगर प्रेसिडेंट विदहोल्ड कर ले अपना एसेंट, ठीक है, तो इसका मतलब मैंने कल आपको बहुत सारी सिचुएशन बताई थी कि हो सकता है कि एक राज्य की सरकार इलेक्शंस के टाइम पर उस बिल को लेकर आने का सोच रही हो। अब यार उनकी मर्जी, वो कभी भी लेकर आना चाह रहे हो, लेकिन एटलीस्ट ला तो रहे हैं, वो एक एक्ट बनवा तो रहे हैं कम से कम उसके ऊपर, है ना। तो यहां पर क्या है, जो प्रेसिडेंट है अगर वो विदहोल्ड करते हैं अपना सिग्नेचर स्टेट बिल्स के ऊपर देने के लिए, तो वो रीजन जो है इट शुड बी कम्युनिकेटेड विद द स्टेट गवर्नमेंट, ताकि स्टेट गवर्नमेंट जो है अगर उनको पता लग गया कि प्रेसिडेंट ने इस बिल को लटका कर रख लिया है, अल्टीमेटली कुछ होना जाना है नहीं, इलेक्शंस निकल जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, वो फ्रेश बिल को फटाफट इंट्रोड्यूस करवाएं गलतियों के साथ, और फिर राज्यपाल को भेजो। राज्यपाल अगर डिसाइड करना चाहते हैं कि उनको प्रेसिडेंट के पास रखवाना है, उसको दोबारा मतलब भेजना है उनसे एसेंट लेने के लिए, तो वो प्रेसिडेंट भी एसेंट अपना दे देंगे, ठीक है। क्योंकि प्रेसिडेंट से एक ऐसी चीज एक्सपेक्ट करी जाती है कि यार आप तो कम से कम पॉलिटिकली न्यूट्रल रहो ना, आप तो कम से कम केंद्र सरकार राज्य सरकारों के बीच में, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के बीच में, केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल और राज्य की सरकार के मंत्रिमंडल के बीच में, कम से कम आप तो मतलब कोई कार्ड मत खेलो, आपका तो पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है। तो कोई भी अगर गलती लगती है आपको स्टेट बिल में जिसकी वजह से, वैसे तो उसको राज्यपाल को साइन कर लेना चाहिए, उसको साइन कर देना चाहिए था, एक्ट बनवा देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने आपके लिए अगर उसको बचा कर रखा है तो बिल्कुल ही उनकी पावर के दायरे के अंदर आता है। मानते हैं, राज्य की सरकारों का ये कहना होता है कि हम मानते हैं कि आपके उनकी दायरे के अंदर ये चीज़ आती है, आपकी भी पावर है इसको विदहोल्ड करके रखना, लेकिन एटलीस्ट आप हमें रीज़न बता दो। कभी कभार कुछ बिल इतने अर्जेंट मैटर के होते हैं कि आपने अगर उसको विदहोल्ड करके अगर रख लिया तो हमारे बड़े सारे काम जो हैं वो रुक जाएंगे। गलतियां बता दो, हम गलतियों का निवारण करके फ्रेश एक पैकेज में उसको आपके पास दोबारा से कम्युनिकेट करके भेजेंगे, ठीक है। अब देखो सरकारी कमीशन कितनी बेहतरीन बातें कर रही है। मुझे अभी एक बात बताओ, केंद्र सरकार, अभी हम आगे कहानी देखेंगे कि केंद्र सरकार ने इसके रिकमेंडेशन को माना कि नहीं माना, लेकिन केंद्र सरकार अगर इनकी इस बैलेंस रिकमेंडेशन को ना माने तो पागल ही है ना केंद्र सरकार। फिर तो इससे ज्यादा बेटर रिकमेंडेशन तो ईशा हो ही नहीं सकती ना सेंट्रल स्टेट रिलेशन के ऊपर, और क्या होगा बताओ, है ना। उसके बाद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल शुड बी रीनेम्ड एंड रिकॉन्स्टिट्यूटेड एज नेशनल इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है, बस ये नाम चेंज करना है एनडीसी का NEDC। फिर जोनल काउंसिल शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड अफ्रेश, दोबारा उनको बनाया जाए,
and reactivated to promote the spirit of federalism. States should have the power to deploy its armed forces even without the consent of the states. बाकी क्या बोल रही थी जो कमिटीज और कमीशन थी, जो रेजोल्यूशंस थे कि राज्य की सरकारों के बिना केंद्र सरकार आर्म फोर्सेस को, सेंट्रल आर्म फोर्सेस को डिप्लॉय न करे हमारे स्टेट में. लेकिन सरकारी कमीशन ने बोला इवन विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट्स. लेकिन एक चीज और जोड़ दी, हाउएवर इट इज डिजायरेबल दैट स्टेट शुड बी कंसल्टेड. उसके बाद सेंटर शुड कंसल्ट द स्टेट्स बिफोर मेकिंग अ लॉ ऑन अ सब्जेक्ट ऑन द कंकरेंट लिस्ट, ताकि किसी भी प्रकार का कोई कंफ्लिक्ट ना हो. वो हम जानते हैं कि अगर कल को कुछ भी होता है तो केंद्र सरकार की ही चलेगी. आप मुझे एक बात बताओ, हमने क्या पढ़ा था इस चैप्टर के अंदर, कंकरेंट लिस्ट के अगर सेम टॉपिक को निकालते हुए राज्य की सरकार भी वो कानून बना ले और केंद्र सरकार भी वो कानून बना ले और कंफ्लिक्ट हो जाए दोनों कानूनों के बीच में, तो किसका कानून टिकेगा? सेंटर वाला. ठीक है. सरकारी कमीशन ने बोला उनको नाराज क्यों करना है स्टेट्स को, आप एक बार के लिए उनको कंसल्ट जरूर करना जब कंकरेंट लिस्ट को निकालकर किसी उस सब्जेक्ट मैटर पर आप अगर लॉ बना रहे हो. उसके बाद जो प्रोसीजर होता है ऑफ कंसल्टिंग द चीफ मिनिस्टर इन अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर, इट शुड बी प्रिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ. यानी कि सरकारी कमीशन का ये कहने का मतलब था कि आप ये काम जो करते हो कि राज्यपाल की नियुक्ति जब होती है तो आप उस पर्टिकुलर स्टेट के मुख्यमंत्री से सलाह मशवरा करते हो. फिर उसमें भी कन्वेंशन चलती है कि जनरली वो उसी स्टेट का होना चाहिए और दूर से, बहुत दूर से स्टेट का ना हो, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए, वो समझे वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स को या जाने. और हमने ये भी देखा था जैसे फर्स्ट एआरसी ने बोला था कि गवर्नर किसी ऐसे पर्सन को ही चुनाव, मतलब उसका चुनाव करो कि, सॉरी नॉट इलेक्शन, चुनाव नहीं, चयन करो, सिलेक्ट करो उसको कि वो जो पर्सन है वो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानता हो, वो पॉलिटिकली ए न्यूट्रल हो. जैसे एक वर्ड लिखा हुआ था नॉन पार्टीसन, नॉन पार्टीशन इक्वालिटी होती है ना. तो मैंने आपको बताया था इसके तहत पहले के ज़माने में क्या होता था, ज़्यादातर जो रिटायर्ड आईएएस या आईपीएस होते थे वही राज्यपाल बनते थे, है ना. खैर जो भी है, सरकारी कमीशन ने बोला कि जो ये एक कन्वेंशन होती है, जो एक प्रेसिडेंट होता है कि मुख्यमंत्री को एक बार के लिए कंसल्ट करना है केंद्र सरकार को अगर वो उस राज्य में स्टेट गवर्नर की नियुक्ति करने जा रहे हैं, तो ये प्रक्रिया एक बार कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिख दी जाए तो ज़्यादा बेटर होगा. क्योंकि अगर आप अच्छे हो तो ही आप स्टेट, मतलब उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर के साथ कंसल्ट करोगे, अदरवाइज आप वो गवर्नर वहां पर थोप दोगे. उसके बाद होगा क्या, कभी कभार स्टेट मशीनरी यानी कि राज्य की सरकारें सॉरी किसी अच्छे इंटेंशन से एक पर्टिकुलर बिल को लेकर आना चाह रही होंगी, एक्ट को बनाना चाह रही होंगी, लेकिन गवर्नर की और मुख्यमंत्री उनके मंत्रिमंडल की आपस में तालमेल अच्छी नहीं होगी, तो वो कभी भी सिग्नेचर देंगे ही नहीं. इस चीज के साथ वो राज्य की सरकार, उसका गठन अच्छी तरीके से हुआ होगा, वहां पर लोग अच्छे होंगे, मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल की इंटेंशन अच्छी होगी, लेकिन कभी भी किसी लॉ मेकिंग की प्रक्रिया की जब बात आएगी हमेशा उनके सामने बाधा ही आती रहेंगी. फिर नेक्स्ट, द नेट प्रोसीड्स ऑफ द कॉर्पोरेशन टैक्स मे बी मेड परमिसिबल शेयरेबल विद द स्टेट्स. मतलब जितना भी पैसा केंद्र सरकार को एक स्पेसिफिक टैक्सेस ने मेंशन करा, कॉर्पोरेशन टैक्स से जो प्राप्त होता है, अगर आपकी मंजूरी हो तो आप उसको बांट लो स्टेट्स के साथ. सरकारी कमीशन अपनी साइड से रिकमेंडेशन दी है, ठीक है, कि आप उसको बांट लो. उसके बाद गवर्नर जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, मतलब मुख्यमंत्री उनके मंत्रिमंडल को डिसमिस ना करें सो लॉन्ग एज इट कमांड्स अ मेजोरिटी इन द असेंबली, जब तक उनके पास मेजोरिटी है. उसके बाद गवर्नर का जो टर्म है 5 साल का जो कार्यकाल होता है एक राज्य के अंदर, उसको डिस्टर्ब मत करो एक्सेप्ट फॉर सम एक्सट्रीमली कंपेलिंग रीजंस. ये वाली रिकमेंडेशन सरकारी कमीशन ने क्यों दी, मैंने आपको कल परसों के लेक्चर में बताई थी एक वाली बात, आई थिंक प्रीवियस लेक्चर में बताई थी. जब भी नई सरकारें आती हैं तो प्रीवियस सरकार ने जहां जहां पर राज्यपालों की नियुक्ति कर रखी होती है, नई सरकार आकर अगर वो पार्टी चेंज है, मान लो 2014 के दशक में क्या, जो 2014 के साल में क्या हुआ था, 10 साल उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी 2004 से लेकर 14 तक, ठीक है. तो कांग्रेस ने अपने अपने स्टेट्स के अंदर गवर्नर की नियुक्ति कर रखी होगी.
जैसी मोदी सरकार आती है, उन्होंने सारी स्टेट्स के 90% स्टेट्स के जो गवर्नर थे वो चेंज कर दिए। भले उनका कार्यकाल जो है अलग अलग गवर्नर का चार चार महीने पहले शुरू हुआ हो या फिर थोड़ा सा टाइम रह गया हो 5 साल कंप्लीट होने में, तो सरकारी कमीशन ने बोला उसको डिस्टर्ब मत करो। गवर्नर के लिए कंडीशंस ऐसी बनाओ कि वो वैसे ही पॉलिटिकली ए न्यूट्रल पर्सन हो, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानता हो, एक बेहतरीन क्वालिटी का पर्सन हो, और उसके अफेयर्स को डिस्टर्ब मत करो कैसे भी करके। ठीक है। उसके बाद नो कमीशन ऑफ इंक्वायरी शुड बी सेट अप अगेंस्ट अ स्टेट मिनिस्टर अनलेस अ डिमांड इज मेड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है। कोई भी इंक्वायरी कमीशन सेटअप नहीं होनी चाहिए एक राज्य के मंत्री के खिलाफ जब तक ये डिमांड पार्लियामेंट के सामने ना रखी जाए। इनकम टैक्स के ऊपर जो सरचार्ज जो लगता है, इट शुड नॉट बी लिवाइड बाय द सेंटर एक्सेप्ट फॉर स्पेसिफिक पर्पस एंड फॉर ए स्ट्रिक्टली लिमिटेड पीरियड। ठीक है। टैक्स ऑन टैक्स मत लगाओ, इनकम टैक्स के ऊपर सरचार्ज मत लगाओ। ठीक है। ये वैसे भी लगता भी नहीं अभी तो। ठीक है। सरचार्ज मतलब सेस और सरचार्ज अलग अलग पर्पस के लिए लगते हैं, लेकिन किसने बोला कि अगर ज़रूरी है लगाना है, ठीक है, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगा सकते हो, लेकिन जब वो पर्पस फुलफिल हो जाए तो उसको अबॉलिश भी कर दो। यानी कि इसका जो इनकम टैक्स के ऊपर सरचार्ज होगा, इनकम टैक्स एक टैक्स है, उसके ऊपर टैक्स ऑन टैक्स को हम लोग कहते हैं सरचार्ज। स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, डेजिग्नेटेड पर्पस के लिए होता है, वो पर्पस फुलफिल हो जाए, लाइक एजुकेशन, हेल्थ, किसी चीज़ में कोई डेवलपमेंट, कोई जगह एक भूकंप से जड़ गई है उसके लिए फंड इकट्ठा करना है, कोई भी ऐसी मतलब केंद्र सरकार के मन में कोई भी ऐसी मंशा हो, जब एक बार वो टास्क फुलफिल हो जाए उसको लिमिटेड पीरियड के लिए इंप्लीमेंट करो, और जैसे ही वो टास्क फुलफिल हो जाए उसको अबॉलिश कर दो सरचार्ज को। ठीक है। उसके बाद जो प्रेजेंट डिवीजन ऑफ फंक्शंस बिटवीन द फाइनेंस कमीशन एंड द प्लानिंग कमीशन, ये रीजनेबल है एंड इट शुड कंटिन्यू। प्लानिंग कमीशन थोड़ा सा इकोनॉमिक एस्पेक्ट को देखता है। ठीक है। सरकारी कमीशन ने बोले थोड़ा सा इकोनॉमिक एस्पेक्ट को देखता है, और फाइनेंस कमीशन जो है वो एक फिजिकल फेडरलिज्म के एस्पेक्ट को देखता है। तो इनके बीच में जो एक बैलेंसिंग प्रिंसिपल है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। सरकारी कमीशन उस टाइम पर कुछ कर नहीं सकता था। अब आप ये बोलो सर केंद्र सरकार को रिकमेंडेशन दो कि प्लानिंग कमीशन की बॉडी को स्क्रैप ही कर दो, प्लानिंग कमीशन के प्लान थोपे गए होते हैं राज्य की सरकारों के ऊपर, सलाह मशवरा नहीं करा जाता है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया, सरकारी कमीशन ने पीछे जो पिछली कमीशन और जो बॉडीज थी जो सरकार ने बना रखी थी, कमेटी कमीशन और रेजोल्यूशन वगैरह, उसने उसमें से एक दो ने बोल रखा था कि प्लानिंग कमीशन को ऑल टुगेदर अबॉलिश कर दो। तो सरकारी कमीशन को पता था कि ऐसा केंद्र सरकार कुछ नहीं करने वाली है, उनके जो आंख और कान है वो अंधे और बहरे हो जाएंगे हमारे लिए ऐसे रिकमेंडेशन के प्रति। तो फिर ऐसी क्यों बातें करना। उन्होंने बोला कि जो प्रेजेंट डिवीजन है, जो फंक्शंस हैं, जो फाइनेंस कमीशन के पास फंक्शन है, जो प्लानिंग कमीशन के पास फंक्शन है, वो रीजनेबल है एंड दे शुड कंटिन्यू। ठीक है। क्योंकि उस टाइम पर किसी ने सोचा भी नहीं था ना कि प्लानिंग कमीशन आगे चलकर कल को अबॉलिश हो जाएगा, और प्लानिंग कमीशन के अंदर एकदम से रिफॉर्म लेकर आना ये एक कोई बोल्ड सरकार ही कर सकती थी। प्लानिंग कमीशन को जनरली उसके फंक्शंस को कभी भी छेड़ा नहीं किया। आप ये वाली बात चाहे 1950 से लेकर 2017 तक उठाकर देख लो, प्लानिंग कमीशन के कामों में कोई रिकमेंडेशंस नहीं, कोई वो सॉरी अमेंडमेंट्स नहीं है। ठीक है। उसके बाद स्टेप शुड बी टेकन टू यूनिफॉर्मली इंप्लीमेंट द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इन इट्स ट्रू स्पिरिट। ठीक है। नो ऑटोनॉमी फॉर रेडियो एंड टेलीविजन बट डिसेंट्रलाइजेशन इन देयर ऑपरेशंस। ठीक है। रेडियो टेलीविजन एक कम्युनिकेशन के आस्पेक्ट आ जाते हैं। नेशनल टेलीविजन की ब्रॉडकास्टिंग की अथॉरिटी जैसे डीडी नेशनल चैनल होता है, इसमें केंद्र सरकार के पास ज़्यादा पावर होगी। इसका मतलब ये मैं आपको बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि राज्य की सरकारों के खुद के न्यूज़ चैनल नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन रेडियो टेलीविजन का जो डोमेन है उसमें ऑटोनॉमी किसी भी प्रकार से राज्यों के पास नहीं होनी चाहिए। ये सरकारी कमीशन की रिकमेंडेशन थी। बट उन्होंने ये भी बोला कि देयर शुड बी डिसेंट्रलाइजेशन इन देयर ऑपरेशन, यानी कि इनको जो संभाले रेडियो टेलीविजन का जो डोमेन एरिया है उसको ग्राउंड लेवल पर संभालना चाहिए स्टेट्स के द्वारा या फिर लोकल गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन लोकल गवर्नमेंट का दायरा भी उस टाइम तक आया नहीं था। आप साल देख सकते हो 1983 टू 88। ठीक है। उसके बाद नो चेंज इन द रोल ऑफ राज्यसभा एंड सेंटर्स पावर टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट्स। राज्यसभा का जो भी रोल है और सेंटर की जो भी पावर है स्टेट की रीऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसके अंदर कोई फेरबदल नहीं होनी चाहिए। और कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी शुड बी एक्टिवेटेड। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 247 जो रिकमेंडेशन जो प्राप्त करी थी सरकारी कमीशन से उसमें से 180 को इंप्लीमेंट कर दिया गया था। ठीक है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल 1990 के अंदर, जो कि केंद्र सरकार को हर बार हर एक कमेटी और हर एक कमीशन ने बोला, लेकिन केंद्र सरकार ने इसके ऊपर कुछ डिसीजन नहीं लिया। लेकिन जब सरकारिया कमीशन ने बोला 1988 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी ना, तो जब सरकारिया कमीशन ने बोला तो एक परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो बनाई गई अंडर आर्टिकल 263, और ये वाला काम केंद्र सरकार ने करा 1990 में। नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों हम लोग बात करेंगे पंछी कमीशन के बारे में, ठीक है। ये सेकेंड ARC से रिलेटेड है और इसकी भी रिकमेंडेशंस काफ़ी सारी हैं जो कि हमें पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद हमारा चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा। आई थिंक कितनी 38 है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।